गठबंधन, ये लूज ना कर जाएं, इसकी मुझे चिंता होती है। दिनेश सर। बहुत अच्छी बात कही आपने और बड़ी तार्किक बात है, बड़ी लॉजिकल बात है। आत्मजीत सिंह जी, अभिनंदन आपका। जो बात चंदन जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। बहुत बार मेरी भी बात होती है आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से। आरएसएस की सबसे बड़ी व्यथा हिंदुस्तान में यह है कि उनको 75 सालों बाद सबसे सशक्त लीडर मिलता है बीजेपी की नरेंद्र मोदी के रूप में, और उनकी व्यथा यह है कि इतने सशक्त लीडरशिप होने के बावजूद वो पूरे इंडिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाए इन द बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स। इससे बेहतर टाइम बीजेपी के लिए लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, आरएसएस के लिए वापस नहीं आएगा। लेकिन अपने बेस्ट ऑफ द टाइम में ये केरल में पेनिट्रेट नहीं कर पाते, आंध्रा में नहीं जा पाते, तेलंगाना नहीं जा पाते, ये देखा जाए तो तमिलनाडु में पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ये ढंग से उड़ीसा में भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ये ईस्टर्न सेक्टर जो आपका बिहार है या बंगाल है वहां भी पूरे पेनिट्रेट नहीं कर पाते, नॉर्थ ईस्ट में पेनिट्रेट नहीं कर पाते, पंजाब में पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जम्मू कश्मीर में कहीं पेनिट्रेट नहीं कर पाते। व्यथा है इनकी कि हम अपने बेस्ट काल में, शायद इतिहास में ऐसा बड़ा इनके लिए क्या कहते हैं कि इससे बड़ा काल नहीं आएगा, उसमें भी ये सीमित हिंदी पट्टी के अंदर एक पार्टी बन के रह गए। और छोटी मोटी सफलताएं कभी उनको कर्नाटक के रूप में या छोटी मोटी उनको बंगाल के रूप में मिल जाती हैं, लेकिन वो किसी जोड़ीदार के साथ हो सकता है। एक व्यथा और भी है जहां केरल से निकलती है, चर्चाएं कम होती हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की बहुत चर्चा हो जाती है, केरल में मेरे बहुत मित्र हैं, कर्नाटक में मेरे बहुत मित्र हैं। केरल में 99% लिटरेसी है। अभी वहां पे सरकार ने एक हाउस टू हाउस सर्वे करवाया। आप सोचिए कि इस युग में कोई सरकार हाउस टू हाउस सर्वे करवाएगी कि गरीब कितने हैं, तो गरीबों की संख्या निकल के आती है। केरल के अंदर 3.5 करोड़ की आबादी है, 61,000 टोटल गरीब, 61,000 सिर्फ सर टोटल। और जो कल नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, जब उसका मैं पूरा का पूरा चार्ट देखता हूं तो उसके अंदर 0.1% केरल टॉप पे बैठा हुआ है। सोशल इंडिकेटर बेस्ट है, इसके अलावा बाकी इंडिकेटर बेस्ट हैं। तो आरएसएस की व्यथा यह है कि जैसे जैसे एजुकेशन का उत्तर भारत को छोड़ के बाकी राज्यों में प्रचार प्रसार होता है, उनकी पेनिट्रेशन पुअर हो जाती है। पीपल डोंट गेट स्वेड बाय देम एक्चुअली। क्या इसका असर बाकी जगह भी हो सकता है? बाकी मैं इस परिदृश्य के बारे में, जो न्याय यात्रा है और जो 22 जनवरी है, आपसे एक विस्तारित टिप्पणी चाहूंगा। आत्मजीत जी जी दिनेश बोरा जी नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। जहां तक आपने बात की साक्षरता की, तो साउथ तो साक्षरता में पहले ही हमसे आ गए, और पॉपुलेशन कंट्रोल भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उन जितनी भी साउथ की स्टेटें हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम करके एक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर भी किया। और आपने देखा किस तरीके से जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की बात चली तो ये कहा कि साउथ की स्टेट्स को इसमें नुकसान होगा क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली है, और अगर पॉपुलेशन के आधार पे आप डिलिमिटेशन करेंगे तो साउथ का उसमें नुकसान होगा, उनकी सीटें कम होंगी और नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी। ये एक बड़ी विषमता है इस देश में कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको पीछे कर दिया जाता है, और जो पीछे है उसको आगे रख के, और सारा जितना पैसा है हमारा जीडीपी का, टैक्स का जो आता है, सरकार का राजस्व आता है, वो उन स्टेटों में जाता है जहां पे लीकेजेस ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है, और जहां पे अंतिम आदमी को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर 1 रुपया टैक्स का सरकार कलेक्ट करती है तो उसमें जो तमिलनाडु, केरल, जो जाकी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, उनका 1 रुपए का सिर्फ 22 पैसा उनके विकास या वेलफेयर प्रोग्राम में जाता है, क्योंकि वो सेल्फ सक्षम है अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए। उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके हेल्थ मैनेजमेंट अलग है, वो घर घर जाके अपना हेल्थ कार्ड बनाते हैं, वो घर घर जाके साक्षरता अभियान चलाते हैं, वो महिलाओं में और पुरुषों में फर्क नहीं करते हैं, उनका प्राइमरी एजुकेशन लेवल 100% है, उनका मीडियम अपर एजुकेशन लेवल भी 90% से ऊपर है। इसीलिए साक्षरता के आधार पे वहां पे सक्षम लेबर है, और वो लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर है, इसलिए उसको काम भी मिल जाता है। और इसीलिए जितनी भी आप देखें एफडीआई आई है, उसमें 80 to 85% एफडीआई जो है वो साउथ की स्टेटों में ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगती है। और जबकि 57 पैसा उस रुपए का बिहार, यूपी,
राजस्थान, मध्य प्रदेश जिसको आप हिंदी पट्टी कहते हैं, उसके साथ जुड़े बाकी प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या झारखंड भी ले लें, तो इन स्टेटों में वो 57 पैसा खर्च होता है, जिसका एक भी पैसे का फायदा उस वंचित समाज के आदमी को या उस लोअर डाउन द पिरामिड को नहीं होता, जिसका जिक्र संजीव चंद्रन जी कर रहे हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वंचित समाज क्यों आज की डेट में हाशिए पे खड़ा है और पिछले 70 सालों में क्या हुआ। क्योंकि इन बीमारू स्टेट्स को कभी भी बीमारू से उपजाऊ स्टेट्स लाने में या उनको हेल्दी करने में कोई भी सरकार कामयाब नहीं। मैं किसी एक सरकार को इल्जाम नहीं देता इसका कि इसका सारा जो है तीकरा जो है वो बीजेपी पे फोड़ देना चाहिए या नीतीश कुमार सरकार पे फोड़ देना चाहिए या उससे पहले लालू यादव सरकार पे फोड़ देना चाहिए। पर यह जरूर है जो संजीव चंद्रन जी ने बात उठाई कि कर्पूरी ठाकुर का जो दलित और वंचित समाज और ओबीसी को इंटीग्रेट करने का था कि अगर गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम का अगर वो 57 पैसा भी खर्च हो रहा है तो 57 पैसे में उन लोगों को कैसे पहले बेनिफिट मिले जो सबसे नीचे खड़े हैं, जो सबसे नीचे पायदान पे हैं, जिन पे एजुकेशन नहीं है, जिन पे सैनिटेशन नहीं है, जिन पे हेल्थ नहीं है, जिनके बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग ज्यादा है, जो यूएन इंडिकेटर्स हैं और जिसका सारा डाटा सरकार के पास अवेलेबल है। पर वो किस वजह से एक बात मैं और कहूंगा जहां तक किसानी को लेकर है, जब 1965-66 के दशक में भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट को लाया गया, हरित क्रांति आई और 1963 से तमाम यूएस साइंटिस्ट ने, हमारे इंडियन साइंटिस्ट स्वामीनाथन साहब हों या कोई भी हो, उनकी मदद से जब हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया, चाहे वो राइस की, पैडी की प्रोडक्शन हो या वीट की प्रोडक्शन हो, उस समय भी बिहार जो है 50% वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन सप्लाई कर रहा था हिंदुस्तान में। हमारी आज भी मखाना का सबसे बड़ा प्रोडक्शन, सिंघाड़े का सबसे बड़ा प्रोडक्शन उधर रिवर बेड से ही आता है, आपके बिहार से ही आता है। तो क्यों वो जो वेजिटेबल और फूड प्रोडक्शन थी उसकी माकबूल कीमत नहीं मिली उन किसानों को? छोटे किसान थे, मध्यम किसान थे, 2-2 4-4 बीघा के किसान थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई। और एक्सप्लॉयटेशन किसने की? अपर कास्ट के लोगों ने की। उन्होंने उनकी जमीनें हथियाई, उनको काम नहीं करने दिया और जब बेचारे वो फसल उगा के किसी तरीके से सीड खाद का इंतजाम करके वो मार्केट में जाते थे तो उनको वहां का आड़ती एक्सप्लॉइट करता था, उनको उसकी माकूल कीमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से गरीबी और बढ़ी। और गरीबी बढ़ने से आपको पता है जब घर में रोटी नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से? तो ये सब चीजें वहां के जो सिस्टम था, वहां का जो हायरार्किकल सिस्टम था या वहां का जो एक अंग्रेजी काल से चला हुआ शासन का सिस्टम था, उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया गया। ब्यूरोक्रेसी भी उसमें जो है वो विफल रही उन स्टेटों में काम करने के लिए, और एक बाहुबली के तरीके का राज चलता रहा कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी या जिसकी जितनी परसेंटेज होगी वो काबिज हो जाएगा राज्य के उस पे, और वो सेंटर से नेगोशिएट करेगा और जिस तरीके से काम चलेगा। पर अब शायद मुझे लगता है कि लोगों में साक्षरता बढ़ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू लोग इस बात पे चिंतन भी कर रहे हैं। उसका श्रेय आप जैसे लोगों को भी जाता है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप लोग इस बात को नहीं उठाएंगे तो लोगों में बात जाएगी कैसे? लोग भी अब समझ रहे हैं और एक लोगों के बीच में भी प्रसार हो रहा है इन चीजों का। दूसरी बात मैं कहूंगा एक चीज के बारे में कि जिस तरीके से प्रसार भारती का नया ड्राफ्ट बिल आया है, उस ड्राफ्ट बिल में खासकर सोशल मीडिया चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो या कोई भी प्रसारण जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से होता हो, चाहे वो यूट्यूब है या वो अदर चैनल्स हैं, उस पे बंदिश लगाने की ये सरकार कवायद कर रही है। और अगर 2024 के इलेक्शन में ये जीत जाती है तो वो ड्राफ्ट बिल, अच्छा इन्होंने वहां का जो प्रेस गिल्ड है उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि बिना आपने स्टेक होल्डर से बात किए इस तरीके का बिल आपने पेश क्यों किया, और वॉइस वोट से उसको लोकसभा में पारित भी कर दिया। यही चीज किसानों के साथ हुई थी जब 3 किसान बिल बगैर किसानों को, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए। आज भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर का बजट जो है वो स्पेंड नहीं हुआ है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ले लिया है। एमएसपी पे व्यापक कमेटी बनाने की जो बात की थी कि एमएसपी देश में कैसे व्यापी की जाए, किस तरीके से पराली का मुद्दा था और कई चीजें थी, किसानों के मुद्दों को इन्होंने पहले तो कहा कि हम एक कमेटी बना के टर्म्स ऑफ रेफरेंस देंगे, उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हम सारी बातें करेंगे, और उसके बाद उन्होंने किसानों को धोखा दिया। वो कमेटी उन्होंने 24 मेंबर की अपनी बना ली, उसमें स्टेक होल्डर्स जो किसान, असली किसान थे या किसान संगठन थे, उनको इन्वॉल्व नहीं किया, और आज भी उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई। सर, इस मामले में क्या ये न्याय यात्रा कुछ कामयाब हो पाएगी इन मुद्दों को उठाने में? अब जहां तक न्याय यात्रा की बात है,
न्याय यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का ही सीक्वल है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने ये करने की कोशिश की, राहुल गांधी और उनकी टीम ने, कि पता करें कि हमारे साथ लोग हैं भी कि नहीं है, क्योंकि वो काफी इस बात पे क्लियर नहीं थे। तो सिविल सोसाइटी के 150 लोगों को लेकर जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो उसका अच्छा रिस्पांस मिला, और उस रिस्पांस के चलते उनकी कर्नाटक में और हिमाचल में सरकार भी बनी। हालांकि उसके सब्सिक्वेंट इलेक्शन में वो 2 इलेक्शन हार गए। पर न्याय यात्रा में जो अब मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि चंदन जी ने जिक्र किया कि सामाजिक मुद्दा उसमें है, आर्थिक मुद्दे पे अब कांग्रेस जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स करना चाहती है, और राजनीतिक मुद्दों पर कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लोगों को, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लोगों को प्रताड़ित करके ये सरकार जो है मेजोरिटेनिज्म, अथॉरिटेनिज्म की सरकार चलाना चाहती है। और जिस तरीके से महिलाओं का शोषण इस सरकार के अंदर हुआ, आपने महिला पहलवानों को देखा, आपने उत्तर प्रदेश में हाथरस उन्नाव के चीजें देखी, और ये तमाम आपने अंकिता मर्डर केस देखा देहरादून का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें पब्लिक जो है वो सामने खुल के आ नहीं पा रही है, और कांग्रेस ये चाहती है कि इसमें लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठे। आज का भी मैं आपको संकट बता दूं कि आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है जिसमें चिदम्बरम साहब को हेड किया है, और टी सिंह देव जो हैं उसके सह संचालक हैं, और वो सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक डिस्कोर्स के थ्रू सजेशंस मांग रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो क्योंकि भारत का है और इसमें भारत के लोग इन्वॉल्व हैं, तो अब लोगों से वो कहते हैं कि आप बताइए कि हमारा मैनिफेस्टो 2024 का इंडिया अलायंस का क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से जिस तरीके से पब्लिक डिस्कोर्स किया जा रहा है, मुझे लगता है पब्लिक से जुड़ने का काम, जन जागरण अभियान जो है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, जो इंडिया अलायंस को आने वाले समय में फायदा देगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत महत्वपूर्ण